समर इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार गोस्वामी। आज बात करेंगे राजनीति को लेकर। आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिनका नाम है रोबिन त्यागी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव हैं। युवजन सभा से राष्ट्रीय सचिव है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के। रोबिन त्यागी हम उम्र हैं, युवा हैं और राजनीति में गए हैं और राष्ट्रीय सचिव इनको बनाया गया है। तो आखिर इनका मन कैसे बना राजनीति में जाने का? सबसे पहले तो मैं इनसे यही जानूंगा, पूरा नाम रोबिन त्यागी है आपका? जी, रोबिन त्यागी है। गांव पतई खादर पड़ता है मेरा, तहसील हसनपुर में ही। तहसील हसनपुर से रोबिन त्यागी हैं। विधानसभा भी हसनपुर है, हसनपुर विधानसभा लगता है। जनपद अमरोहा का तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा का तहसील हसनपुर जो है वो 42 विधानसभा है। विधानसभा क्षेत्र 42 के गांव से, एक छोटे से गांव से पतई बताया ना, पतई खादर गांव है, वहां से रोबिन त्यागी बिलोंग करते हैं। रोबिन त्यागी, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। नमस्कार। रोबिन त्यागी जी, क्या उम्र है आपकी? 26 26 साल, 26 ईयर है, 26 वर्ष आपकी एज है और आप राष्ट्रीय सचिव के पद पर कार्यरत हो युवजन सभा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में। अगर हम राजनीति की पहले बात कर ले तो आखिर आपका मन ऐसा क्यों बना कि आप राजनीति में चले गए? अभी तो इस उम्र में लोग, आप राजनीति में चले गए, नेता बन गए। इस उम्र में तो लोग अभी शिक्षा ही ग्रहण करते हैं। देखिए, जब मैंने लोगों पे अत्याचार होता देखा, आम आदमी को देखा कि अत्याचार हो रहा, गरीब नौजवानों पे अत्याचार हो रहा, तो मेरा मन फिर राजनीति में जाने का कहा। क्योंकि चाणक्य जी कहते हैं अगर आप राजनीति नहीं करते हैं तो आप पे जो अनपढ़ लोग हैं वो आप पे राज कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना देखूं कि ये लोग राज क्यों करते हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा, आज डेमोक्रेसी है, आज लोग खुद में स्वतंत्र हैं। पहले लोग स्वतंत्र नहीं थे। एक राजा होता था, उसका बेटा कैसा भी पैदा हो, लंगड़ा लूला कैसा भी पैदा हो, आंखों से कैसा हो, लेकिन उसको राजा बना दिया जाता था। लेकिन आज डेमोक्रेसी, आप फ्रीडम है, आप कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं से आपकी जो भी काम करने की शैली है वो आप कहीं से भी कुछ कर सकते हैं। आपने अभी एक बहुत अच्छी बात की कि चाणक्य नीति की कहती है कि यदि आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप पर अनपढ़ लोग राज करेंगे। तो शिक्षा को लेकर आपका क्या ख्याल है और आप खुद कितने शिक्षित हैं? मैं विश्वबंधु एकेडमी से पढ़ा हूँ गजरौला, वहीं से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हों, तभी लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि शिक्षा ऐसा मामला है, जब तक लोग खुद में शिक्षित नहीं होंगे तो अपना तो विकास कर ही नहीं सकते, वो दूसरे को नहीं जान सकते उसका क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए सबसे पहले आदमी को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होना चाहिए। राजनीति में भी आपका मन जो जाने का बना वो इसलिए बना कि जो लोगों पर अत्याचार होते हैं आपने देखे, इसलिए आप राजनीति में गए। अगर हम बात कर लें आपकी पार्टी की, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, अगर हम आपकी बात कर लें तो नई पार्टी है, अभी बिल्कुल नई पार्टी बन के उभरी है। क्योंकि पहले शिवपाल जी, इसके जो संस्थापक हैं वो शिवपाल जी हैं। शिवपाल जी मुलायम सिंह के सगे भाई भी हैं, सगे भाई हैं मुलायम सिंह के। और मुलायम सिंह जी की यदि पार्टी की हम बात कर लें तो उनकी खुद की समाजवादी पार्टी है और इसमें और उसमें केवल अंतर है तो केवल इतना है कि इसमें प्रगतिशील आगे लगा हुआ है। तो आखिर आपका जो मन बना, उत्तर प्रदेश में खुद समाजवादी पार्टी थी, बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है, आपने जो चुना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, मेरे आदरणीय नेताजी जो शिवपाल जी हैं वो मेरे नेताजी हैं। तो वो परिपक्व नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को चलाया है, शासन को चलाया है, प्रशासन को चलाया। जब मैं उनको देखता था, उनके अंदर जो लोहिया जी की आपने जीवनी पढ़ी हो तो लोहिया जी को देखा हो, मुझे उनमें लोहिया जी नज़र आते थे। तो मैंने शिवपाल जी को नेता चुना। क्योंकि आदमी का खुद का वे है कि वो किसको चुनता है। तो मैंने अपने नेता शिवपाल जी को चुना और मैं उन्हीं की पार्टी की आज राजनीति कर रहा हूँ। और इतना सम्मान जो पार्टी ने मुझे दिया है कि राष्ट्रीय सचिव बनाया है यूथ में, तो मैं उन्हीं का कार्य आज ले जाके जन जन को पहुंचा रहा हूं। और पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद दौरा कर रहे हैं, हम लोग भी दौरे पे हैं और पूरी विधानसभा में मैं घूम रहा हूं। पूरा जन सहयोग हम लोगों को मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है। 2022 के अंदर बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोरोना काल का भी देखा होगा, ना ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन के साथ साथ ना अस्पताल मिले ना बेड मिले। तो आदमी जब इतनी बड़ी तादाद में मौतें हुई, आखिर उनका जिम्मेदार कौन है? सरकार पे कोई जिम्मेदारी है? सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्योंकि सरकार जब कहते हैं कि हम लोग विकास करेंगे, विकास क्यों नहीं दिख रहा? आज विकास क्यों नहीं है? आज आप देखो उत्तर प्रदेश के अंदर राशन के लिए लोग तरस रहे हैं,
और कोरोना काल में लोग बेरोजगार हो गए, तो हम चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो, नौकरियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। 15 करोड़ डालने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया है। हम चाहते हैं कि 2022 के अंदर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर हम बात कर लें आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, और जो आपके ये मुद्दे भी आपके रहे, शिक्षा का जो मुद्दा आपने बताया, रोजगार का मुद्दा आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। आज जो तैयारियां आपकी हैं, आप राष्ट्रीय सचिव हैं, और जो आपकी तैयारियां हैं, सुनने में आता है कि आप विधानसभा 42 यानी कि हसनपुर से तैयारी कर रहे हैं। जो पिछले 5 वर्ष यहाँ पर विधायक, यानी 5 वर्ष नहीं हम कहेंगे, अभी 4.5 वर्ष ही गुजरे हैं, क्योंकि आने वाले अभी 6 महीने चुनाव में बचे हैं 2022 के। 2017 में जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी वो बीजेपी की सरकार बनी थी, और विधानसभा 42 से जो विधायक बने थे उनका नाम है महेंद्र सिंह खड़गवंशी। महेंद्र सिंह खड़गवंशी का जो 4.5 वर्ष का कार्यकाल है, अगर उसको उठा करके आप देखते हैं तो उसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, आप खुद देखिएगा, आप जाइए खादर क्षेत्र में, आज मेरी विधानसभा का आप दौरा करिए, इतना विरोध उनका हो चुका है विधानसभा के अंदर, क्योंकि मैं रोज देख रहा हूँ, कल उनको काले झंडे दिखाए गए। तो विधायक जी को काले झंडे दिखा रहे हैं कि इसका मतलब जनता परेशान है, जनता में रोष है। हमारी सरकार जब थी, बिजली का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, जो भी हमारी सरकार में, विधवा पेंशन आप देखा होगा, 100 डायल, सारी हमारी सरकार ने दिया। बीजेपी ने तो सिर्फ फीता काटने का काम किया है, उद्घाटन करने का काम किया है। ऐसे आदरणीय विधायक जी हैं, विधायक जी अपना काम दिखाए ना, क्या क्या 4 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर विकास कार्य दिखाएं। आज जा रहे लोग उनके काले झंडे दिखा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? विकास अगर नहीं हुआ तभी तो कुछ हो रहा है। अपनी क्या तैयारी है विधानसभा 42 से? हमारी पूरी तैयारी है, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे हम लोग तैयार हैं, उसी को चुनाव लड़ाया जाएगा। तो चुनाव समाजवादी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो गठबंधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा वो करेंगे, क्योंकि प्रगति का मामला तो एक आगे पथ पे जाना है। समाजवादी पार्टी तो पहले से थी, प्रगति और उसके आगे लगा दिया, तो एक प्रगति आगे पथ पे चलना है कि आगे निकलना है। प्रगतिशील लग गया ना आगे, तो प्रगति हो गई। यानी कि अगर ये कहें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अलग नहीं है, समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक ही है, तो इसमें कोई निसंदेह नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी तो हमारी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं, जो गांधीवादी लोग हैं, चरण सिंहवादी लोग हैं, जो भी लोग लोहियावादी हैं, जो भी विचारधारा के लोग हैं समाजवादी पार्टी की, वो सारे लोग एक मंच पे आए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। तो इसी को लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और 2022 के चुनाव को लेकर जितनी पार्टियां हैं, सेकुलर दल है, छोटी पार्टियां हैं, उनको सबको साथ लेकर के हम सरकार बनाने का काम करेंगे। हाँ, ये तो मतलब बड़े दलों के साथ ना जाकर के छोटे दलों के साथ जाना है इस बार। छोटे दलों को, हम सेकुलर दलों को, जितने सेकुलर पार्टियां बन के आ रही हैं उनको सबको साथ लेकर के गठबंधन हो, जो भी होगा, अभी तो टाइम है चुनाव में, तो हम सारे लोग इकट्ठा होकर के 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मुख्य मुद्दे क्या होंगे 2022 में आपके चुनाव के? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि जैसे ही हम लोग सरकार में आते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो प्रत्येक परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम हम लोग करेंगे। और मैं आपको बता दूं, एक चीज़ अपनी तरफ से कहता हूं कि सियासत और मोहब्बत दोनों डंके की चोट पे होती हैं। सियासत और मोहब्बत दोनों डंके की चोट पे होती हैं। वो कैसे? डंके की चोट पे कर रहे हैं। नहीं, वो कैसे? वो डंके की चोट पे होनी चाहिए। आपने मुझसे सवाल किया कि वो कैसे होनी चाहिए। सियासत में आदमी झूठ सच बोलता है, लेकिन सियासत को भी एक अच्छे नज़रिए से देखा जाए, सच बोल के आदमी काम करे, विकास के लिए काम करे, तो सियासत में भी सच्चाई बहुत ज़रूरी है आज। अच्छा, राजनीति में जो आप आए थे, अब अगर हम आपकी पर्सनल बातें कर लें, राजनीति में जो आप आए थे रोबिन जी, तो क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड कोई राजनीति से ताल्लुक़ रखता है? नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं। मैं तो एक छोटे से सामान्य परिवार, किसान परिवार से निकल के आया हूँ, और खुद से मेरा मन बना कि मैंने लोगों पे देखा, तो मेरा भी मन बना कि यार क्यों ना मैं भी राजनीति में जाऊँ। यानी कि पहले से आपके पारिवारिक नाता राजनीति से नहीं रहा है, आपका खुद का मन बना है राजनीति में जाने का। आप राजनीति में जा रहे हो, और जब आप राष्ट्रीय सचिव हैं तो प्रदेश में दौरा भी कर रहे होंगे, तो जगह जगह जब आप जाते हैं आपको कैसा माहौल लगता है, और राजनीति में मतलब क्या कुछ ऐसा आपको लगता है जो आप चाहते हैं उनसे अलग हट के करना? देखिए, मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ, तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का पूरा रोष दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी से पूरे लोग खिलाफ हैं,
और एक बदलाव की लहर आ चुकी है, क्योंकि उत्तम प्रदेश कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, है इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने भी देखा आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज किसान महापंचायत आपने मुजफ्फरनगर में देखी, किसान अन्नदाता जो हमारा भगवान है उस पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, उनके सर फाड़ दिए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों कि अगर हम भगवान के साथ ऐसी खिलवाड़ कर रहे हैं जिससे हमें पेट भरने को मिलता हो, उस पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। आप करते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात। अभी हमने देखा था, मैं सोशल मीडिया के जरिए देख रहा था, एक व्यक्ति कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, बोले जाटों की पार्टी है बीजेपी। मैं भी कहता हूं कि अगर जाटों की पार्टी है तो जाटों को सम्मान क्यों नहीं दे रही? भाई चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं तो उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। किसानों के बड़े नेता रहे हैं, उन्हें आखिर क्यों नहीं सम्मान मिल रहा? जब भारत रत्न की उनके लिए आवाज़ उठाई गई थी तो सरकार ने क्यों नहीं दिया? अच्छा, आपकी क्या पहल होंगी यदि आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है दोबारा से? इस बार 2022 में यदि आपकी सरकार बनती है तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? देखिए, हमारी पूरी प्राथमिकता है कि हर परिवार को नौकरी देने का काम करेंगे, और जो भी लोग चिकित्सा के लिए और जो भी अशिक्षित लोग हैं उन्हें शिक्षित बनाने के लिए पूरा प्रयास हमारी सरकार करेगी। और मैं अपनी विधानसभा के लिए भी कह रहा हूं, हम लोग सरकार में आएंगे और यहां से हम लोगों को चुन के भेजा तो मैं अपनी सरकार के अंदर खेल का मैदान, कॉलेज, अस्पताल बनवाने का काम करूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ भी कोई अच्छा कॉलेज ना अस्पताल है, ना आज डॉक्टरी सुविधा है। मैं देखता हूँ लोग आए दिन रिक्शों पे लेके जाते हैं, ना कोई एम्बुलेंस की सुविधा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में एम्बुलेंस, 100 डायल, विधवा पेंशन, सारी सुविधाएं हम लोगों ने दी थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनका नाम अपना बनाकर फीता काटने का काम कर रही है। उसके पास कोई मुद्दे की राजनीति नहीं है। अगर हम बात कर लें 2017 से पहले, 2017 के मार्च में योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तो 2017 के मार्च में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी, उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे और सरकार समाजवादी की थी उत्तर प्रदेश में। उस समय की सरकार 2017 से पहले और अब की सरकार की यदि हम बात करें तो मतलब क्या आपको उसमें अंतर लगता है? देखिए, उस समय किसान खुशहाल था। आपने सिंचाई का मामला देखा हो, हमारे यहाँ जितने भी, मेरी विधानसभा के अंदर इतने सारे सिंचाई से कनेक्शन मिले हैं, बिजली के कनेक्शन मिले हैं सिंचाई विभाग के लिए, जितना भी सिंचाई का काम हुआ सब मुफ्त हुआ है। आज बिजली के नाम पे अधिकारी लूट खसोट करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी सूबे, उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह चले जाइए, पूरे सूबे में आप चले जाइए, आज जन जन में जाके आप पूछिए, किसान बेरोजगार हो गया, खेतों को पानी नहीं मिल रहा, आम व्यक्ति परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही। कोरोना काल में लोग बेरोजगार हो गए। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम प्रत्येक परिवार को नौकरियां देंगे, हम काला धन लेके आएंगे, हम मतलब अलग अलग तरह की योजनाएं बताती थी। आज कहाँ गई वो योजनाएं? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है 22 के अंदर। हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंक के अपनी सरकार बना रहे हैं। आप 22 के अंदर देखना, जनता बदलाव चाह रही है। यदि 2000 देखो, उत्तर प्रदेश में ये तो रहा है कि कभी भी लगातार कोई भी 2 बार अभी तक उत्तर प्रदेश में सीएम नहीं रहा, और ये योगी तो कहते हैं कि मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा और दूसरी बार सीएम बनूंगा उत्तर प्रदेश का, योगी जी का तो ये कहना है। लेकिन उत्तर प्रदेश का अगर रिकॉर्ड टूटता है तो वो इस बार टूटने का लोग बताते हैं या योगी जी खुद कहते हैं, और ऐसा ही अखिलेश यादव जी 2017 में कहा करते थे कि मैं दूसरी बार रिकॉर्ड तोड़ूंगा। इस बार योगी जी कह रहे हैं, केवल अंतर इतना है। लेकिन 2022 में यदि आपकी सरकार आती है, यदि समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है, तो आप किसानों को लेकर के क्या कुछ करेंगे? देखो, सबसे पहला मुद्दा तो हमारा किसानों का यही होगा कि किसान खुशहाल हो। जो भी किसानों को दिक्कत होंगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसे ख़त्म कराएंगे, क्योंकि किसानों के नेता रहे हैं। आपने देखा, धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी को कहा जाता है, इसलिए तो कहा जाता है उन्होंने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है, बड़े आंदोलन किए हैं, वही शिवपाल जी ने किए हैं। आज शिवपाल जी परिपक्व नेता हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरे सूबे से बाहर के लोग जानते हैं, तो इसलिए तो जानते हैं कि उन्होंने किसानों के लिए काम किया है। हम लोग चाहते हैं कि आज सिंचाई के मामले में आप किसान देखो, बिजली के बिल देखो, उनके होने के पौने लगाए जाते हैं। 10,000 का बिल है, 60,000 देना पड़ रहा है। पूरा बिजली विभाग लूट खसोट कर रहा है। अगर हमारी सरकार होगी तो ये सब भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा और किसानों को सुविधाएं मुहैया होंगी। हमारे साथ मौजूद थे रोबिन त्यागी, और हमने इनसे काफ़ी प्रदेश के बारे में और विधानसभा 42 हसनपुर के बारे में काफ़ी चर्चाएं की। इनका मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनती है, इनका कहना है उत्तर प्रदेश में यदि इनकी सरकार बनती है तो जो किसानों के मुद्दे हैं उन सभी को निपटाया जाएगा, और बेरोजगारी जो उत्पन्न हुई है
उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसानों के हित की बात होगी, जनता के हित की बात होगी और शिक्षा पर सबसे पहले इनका ज़्यादातर शिक्षा पर ध्यान होगा। समर इंडिया के लिए हसनपुर अमरोहा से अनुज कुमार गोस्वामी। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ, बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया, यही तो